नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री जी टेक सॉल्यूशंस एंड मैं हूं सीए निशा शर्मा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ITR 4 सुगम में क्या चेंजेस आए हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 असेसमेंट ईयर 2026-27। सबसे पहले ITR 4 सुगम की बात करें, किन असेसेस के लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल्स, HUF, फर्म जो कि रेजिडेंट हैं, अदर देन LLP जिनकी टोटल इनकम 50 लाख तक की है, बिजनेस और प्रोफेशन इनकम अगर आप दिखाना चाहते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रहे हैं 44 AD, ADA और AE, तो आप ITR 4 जो है सुगम फॉर्म चूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका 112A का यानी कि शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट का है और लिमिटेड है अप टू 1.25 लाख, यानी कि आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है 1,25,000 तक का, तो आप ITR 4 सुगम ऑप्ट कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। फोर्थ, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम अर्न कर रहे हैं, 2 प्रॉपर्टीज तक की इनकम आप ITR 4 सुगम में दिखा सकते हैं। चलिए, जब फॉर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। पहले भी आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती थी। चेंज क्या है? एड्रेस पोर्शन में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस की ऑप्शन दी गई है, यानी कि फर्स्ट एड्रेस जो आपका कम्युनिकेशन का होगा, प्राइमरी एड्रेस, वो आपको फिल करना है और सेकेंडरी एड्रेस का जो ऑप्शन है वो इंसर्ट कर दिया गया है न्यू ITR 4 सुगम में। उसके बाद जब हम पेज नंबर 2 पे आते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन आपकी पहले थी, जैसे फोन नंबर आपसे मांगा जाता था, तो उसमें भी फोन नंबर 1, फोन नंबर 2, ईमेल आईडी नंबर 1, ईमेल आईडी नंबर 2 ऐसे लिखा गया होता था। लेकिन जब आप गौर करेंगे इस स्क्रॉलिंग, जहां पर मैं अपने कर्सर को लेके जा रही हूँ, यहाँ पर चेंजेस हो गए हैं। प्राइमरी मोबाइल नंबर ऑफ द टैक्स पेयर एंड सेकेंडरी मोबाइल नंबर, यानी यहाँ पे लिखा गया है टैक्स पेयर का मोबाइल नंबर आपको प्राइमरली यहाँ पर मेंशन करना है। सेकेंडरी मोबाइल नंबर में अगर आप किसी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी से अपनी रिटर्न्स भरवा रहे हैं तो उसका मोबाइल नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। प्राइमरी ईमेल आईडी ऑफ टैक्स पेयर, यानी कि टैक्स पेयर की ईमेल आईडी को आपको प्राइमरली इस कॉलम में मेंशन करना है और सेकेंडरी ईमेल आईडी में ऑप्शनली आप कोई भी ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो कॉलम नंबर 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, वो एज इट इज रखे गए हैं जो ITR 4 सुगम लास्ट असेसमेंट ईयर में थे। अब बात कर लेते हैं मेजर चेंज की। A23 फुली एंड होली इसको चेंज कर दिया गया है। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन वही पूछी गई हैं जो ITR 4 सुगम प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी, यानी कि आपके असेसमेंट ईयर 25-26 में। लेकिन अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दिया गया है, टू द पॉइंट कर दिया गया है और क्लैरिटी आ गई है। अगर आपने 10IA फॉर्म भरा है विद इन ड्यू डेट किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए, फॉर एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर 26-27 से पहले किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए आपने फॉर्म 10IA भरा है, जब से ये एप्लीकेबल हुआ था ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करने के लिए, तो आपको कॉलम नंबर A23 में येस का ऑप्शन एप्लीकेबल है, आप उसको टिक करेंगे। अगर आंसर टू A23 यस है तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देना है फॉर्म का, और जिस असेसमेंट ईयर के लिए आपने वो फॉर्म भरा था उस असेसमेंट ईयर की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर जो चेंज है वो ये है A23 में क्या कहा गया है? अगर आपने फर्स्ट टाइम 10IA फॉर्म भरा था ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करने के लिए और उसके बाद आपने ITR 3 या ITR 4 भरी है पास्ट में और आप री एंटर हुए हैं न्यू टैक्स रिजीम में बाय फाइलिंग फॉर्म 10IA फॉर एनी असेसमेंट ईयर, तो आपके लिए ये वाला जो पोर्शन है एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपका आंसर यस है तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देना पड़ेगा 10IA फॉर्म का जिसमें आपने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया हो। अगर आपने ऐसा कोई फॉर्म विद इन ड्यू डेट नहीं भरा है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करने के लिए कहा जाएगा। अगर आंसर A23 का नो है, यानी कि आपने 10IA फॉर्म विद इन ड्यू डेट फॉर एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर नहीं फाइल किया, तो आपको ये बताना है कि क्या आपने करंट असेसमेंट ईयर में फॉर्म 10IA फिल करा है फॉर चूजिंग ओल्ड टैक्स रिजीम। इफ आंसर इज येस तो एक्नॉलेजमेंट नंबर और असेसमेंट ईयर बताइए, यानी असेसमेंट ईयर तो आपका करंट ही आएगा, और अगर नो है तो आपको ITR न्यू टैक्स रिजीम में फॉलो करनी पड़ेगी। अब उसके बाद A24 कॉलम जो है उसके सब पार्ट एज इट इज ही रहेंगे। A25 में अगेन चेंज है। क्या चेंज है? बहुत ही माइनर से चेंजेस हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। रिप्रेजेंटेटिव असेसी से अगर आप
रिटर्न भरवा रहे हैं तो नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेसी पहले भी पूछा जाता था, अब भी पूछा गया है। ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी टुवर्ड्स कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड ईमेल आईडी, ये वाले दो कॉलम्स इंसर्ट कर दिए गए हैं, ये वाले दो पॉइंट्स इंसर्ट कर दिए गए हैं। अर्लियर यहाँ पर पैन नंबर और आधार नंबर और कैपेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऐसे पूछा जाता था, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पूछा जाता था। लेकिन अब ये दो पोर्शन इंसर्ट कर दिए गए हैं, जिससे हमें ये पता चल रहा है दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो किसी भी तरीके से एसएससी तक पहुंचने के जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उनको फॉरगो नहीं कर रहा है। आफ्टर दैट पार्ट बी पे आ जाइए, जहां पर हम ग्रॉस टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आपका ऑटोमेटिकली जो E8 आपने फिल किया होगा उससे फिगर आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। ग्रॉस सैलरी के कॉलम में आपने सैलरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है। अर्लियर यहाँ पर ABC के नीचे D और E दो और कॉलम थे, जिसमें रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट अगर आपने मेंटेन किया था इन नोटिफाइड कंट्री या अदर देन नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A, तो उसकी इन्फॉर्मेशन डी और ई कॉलम में मांगी जाती थी। अब फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ITR 4 में से वो हटा दिया गया है, बिकॉज ड्यू टू द रीजन दैट मैनी ऑफ द असेसीज ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो अपनी अदर ITR फॉर्म्स में ITR 1 या 2 में दिखा देते थे, तो इसलिए ITR 4 में से इसको हटा दिया गया है। साइमल्टेनियसली यहाँ पर डिडक्शंस में भी रिलीफ अंडर सेक्शन 89A का पोर्शन था, यानी कि हम पहले वो नोटिफाइड कंट्रीज के साथ जो अकाउंट मेंटेन किए गए होते थे उसकी इनकम को यहाँ पे ऐड करते थे, रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट्स को, और यहाँ पे रिलीफ लेते थे। अब वो अगर ऊपर इनकम हम ऐड नहीं कर रहे हैं तो नीचे वाले रिलीफ को भी अब हटा दिया गया है, बाकी का पोर्शन सेम रखा गया है। मेजर चेंजेस B3 डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी डिटेल मांगी गई है, लेकिन उसके साथ साथ ही को ओनर जो आपकी प्रॉपर्टी का है उसकी डिटेल भी यहाँ पर मांगी गई है। यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर हैं तो आपको को ओनर का नाम मेंशन करना है, पैन और आधार नंबर को ओनर का मेंशन करना है, और आपका प्रॉपर्टी में शेयर कितना है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। नीचे अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, डीम्ड लेट आउट है, तो आपको रिस्पेक्टिव ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। साथ ही साथ अगर आपने टेनेंट रखे हैं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम आपको मिल रही है, तो टेनेंट ने अगर आपका TDS 194 IB में काटा है तो पैन और आधार नंबर ऑफ टेनेंट के देना जरूरी है, और अगर आपका TDS 194 I में डिडक्ट किया गया है तो टैन नंबर जो है वो मैंडेटरी है टेनेंट का। ठीक है, ये चेंज जो है वो न्यू फॉर्म में किया गया है, पहले ये वाला कॉलम पिछले जो फॉर्म्स है ITR 4 सुगम उसमें इंसर्टेड नहीं था। अब उसके बाद नीचे सारी इन्फॉर्मेशन सेम है। मैं आपका ध्यान इस नोट की तरफ देना चाहूंगी जहां पर क्या लिखा गया है, लॉस के केस में नेगेटिव में फिगर्स पुट करें, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। मैक्सिमम लॉस हाउस प्रॉपर्टी का सेम असेसमेंट ईयर में आप सेट ऑफ कर सकते हैं सिर्फ 2 लाख तक का, और कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉस आप ITR 4 के वाया नहीं कर सकते, यानी अगर आप कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ कर सकते हैं तो आप ITR 4 नहीं यूज करेंगे, ITR 3 या 5 चूज करेंगे, और आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल सेपरेटली जाएगी फॉर अप टू 2 प्रॉपर्टीज। 2 प्रॉपर्टीज से रेंटल इनकम आ रही है तो दोनों प्रॉपर्टीज की जो डिटेल है वो सेपरेटली जाएगी। नोट दिया गया है बकायदा दैट पैन और आधार नंबर टेनेंट का देना मैंडेटरी है अगर टैक्स डिडक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 194 IB। टैन नंबर देना टेनेंट का मैंडेटरी है अगर टैक्स डिडक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 194 I। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमें पता है दैट सारी इनकम्स जो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हैं, जैसे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, डिपॉजिट का इंटरेस्ट हो गया, फैमिली पेंशन हो गई, उसकी डिडक्शन आपने लेनी है, वो सब कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। और यहाँ पर जो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, यानी कि सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम, और साथ ही साथ आपकी कैपिटल गेन की इनकम, ये जो D20 मेंशन किया गया है ना, ये D20 हम आगे चल के फॉर्म में देखेंगे दैट इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेंशन किया गया है। पार्ट C डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम को एज इट इज रखा गया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। यहाँ पर आप एक एम्फोसाइज दे के चीज देख सकते हैं, टोटल डिडक्शंस आपकी C19 में मेंशन होगी, जो ऊपर आप डिडक्शन कॉलम में डालेंगे अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, या फिर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो एक आध डिडक्शन जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप उसकी डिडक्शन ले सकते हैं, लाइक ATCCH अग्निवीर कॉर्पस की। टैक्सेबल टोटल इनकम आपकी आएगी B5 माइनस C19, यानी कि आपकी टोटल जो B5 ऊपर कैलकुलेट हुआ है जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की 1,25,000 तक की इनकम भी इंक्लूड होगी, वो भी यहाँ पर टैक्सेबल टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। इसको क्लैरिफाई करने के लिए नोट दे दिया गया है द टोटल इनकम फील्ड इंक्लूड LTCG अंडर सेक्शन 112A।
ठीक है। हाउएवर नो टैक्स वुड बी पेबल ऑन द सेड इनकम, और इस इनकम पर आप कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाइए आप टैक्स कंप्यूटेशन एंड टैक्स स्टेटस पर। यहाँ पर आपका टैक्स पेबल निकाला जाएगा, रिबेट दी जाएगी। टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट आ गया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेंगे, रिलीफ होगा। चेंज कहाँ पे है? चेंज है सॉरी D11A में चेंज है। फी फॉर फर्निशिंग रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 234I। रिवाइज्ड रिटर्न को फाइल करने की जो डेट है दैट हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम December 31 टू March 31। बहुत, लेकिन द थिंग इज कि जो करेक्शन की गई है, जो अमेंडमेंट की गई है, वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में की गई है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 कहता है दैट अगर कोई पर्सन अपनी ओरिजिनल फाइल की गई रिटर्न में कोई भी कमी पेशी पाता है, कोई भी ओमिशन पाता है, कोई भी गलती पाता है, तो अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। ऑप्शन इज अवेलेबल एंड डेट इज 31 मार्च, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 234I। जब आप सेक्शन 234I निकाल के देखेंगे, फाइनेंस बिल 2026 में इंसर्ट किया गया था दैट अगर आप 9 महीने के बाद लेकिन 12 महीने से पहले अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो 5 लाख से कम है, तो आपको 1000 रुपए की लेट फीस देनी जरूरी है, इवन फाइलिंग रिवाइज रिटर्न भी। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 5000 तक की लेट फीस फॉर फर्निशिंग रिवाइज रिटर्न देनी जरूरी है। सो एनी पर्सन, एनी एसएससी जो भी 31 दिसंबर के बाद अपनी रिटर्न फाइल कर रहा होगा, यानी फ्रॉम जनवरी टू मार्च, उसके ऊपर ये सेक्शन 234I एप्लीकेबल हो जाएगा। अगेन अ न्यू वन फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। अब उसके बाद टोटल टैक्सेस पेड आपको बता दिया गया है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, D20 में एग्जाम्प्ट इनकम का पोर्शन था जिसमें लिखा था एंड इनकम ऑन विच नो टैक्सेस पेबल। इसके साथ यहाँ पर सेपरेटली जो फॉर्म है, सेपरेटली यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात की गई है दैट 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो इनकम टैक्स में चार्जेबल नहीं है, यानी 1,25,000 तक का LTCG अंडर सेक्शन 112A इनकम टैक्स में चार्जेबल नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी जरूरी है। इसके अलावा आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल पूछी जाएगी और स्केड्यूल BP यानी कि आपके बिजनेस और प्रोफेशन का स्केड्यूल है जिसमें आप 44AD की डिटेल मेंशन करेंगे। अगर आपके ऊपर 44AD एप्लीकेबल है तो उसकी डिटेल मेंशन कीजिए, अगर AE एप्लीकेबल है तो उसकी डिटेल मेंशन कीजिए। यहाँ पर इन कॉलम्स में एज सच कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। चेंज है फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स टू द बिजनेस में। अगर आप पहले भी ITR 4 अपनी फाइल करते टाइम ये फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स देते थे जिसमें आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपके इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स और कैश इन हैंड की डिटेल देना मैंडेटरी कहा जाता था, मैंडेटरी होता था, अब भी मैंडेटरी है। लेकिन इसमें दो चेंजेस आए हैं। पहला चेंज क्या है? E18A में इन्वेस्टमेंट का कॉलम ऐड कर दिया गया है, यानी कि आप अगर फाइनेंशियल एसेट्स में, शेयर्स में किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी और एसेट्स में भी, तो उसकी डिटेल अब सेपरेटली आपको देनी पड़ेगी। अर्लियर ITR 4 में ये अदर करंट एसेट का पार्ट बन जाता था, लेकिन अब इसको निकाल के सेपरेटली इन्वेस्टमेंट में डाल दिया गया है, यानी सेपरेटली इन्वेस्टमेंट मेंशन कीजिए। अब उसके बाद E21 बैलेंस विद बैंक्स जो थे वो हम मैंडेटरली यहाँ पर नहीं पुट करते थे, लेकिन अब ITR फॉर्म जो 4 है असेसमेंट ईयर 26-27 का, उसमें बैलेंसेस विद बैंक्स मैंडेटरली आपको यहाँ पर फिल करने जरूरी हैं। ये जो मूव है वो बाय CBDT इसलिए लिया गया है टू टेक अ वॉच ऑन द बैंक बैलेंसेज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब आ जाइए आप एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट पे कोई यहाँ पर चेंज नहीं है। TCS की डिटेल देनी है, नो चेंज। TDS की डिटेल देनी है, नो चेंज। TDS 2 डिटेल उन इनकम्स के अगेंस्ट जो कि इनकम अदर देन सैलरी पे आपका जो TDS डिडक्ट हुआ है, लाइक 94IBI और भी कई सेक्शंस। उसके बाद वेरिफिकेशन है असेसी की जहाँ पर सिग्नेचर्स होंगे, एज इट इज ये सारी चीजें वैसी ही हैं। तो ITR 4 सुगम में मैंने आपको वो सारे चेंजेस बता दिए जो मेजर भी हैं और कुछ माइनर भी हैं। तो ITR 4 की जब यूटिलिटी या स्कीमा आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर अवेलेबल होगा तो आप जाकर इजिली इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। Thank you for watching the video, and if you find this video genuinely useful, you can subscribe my channel for such informative and useful videos. Thank you so much.